वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस। फ्रेंड, यहाँ पर हम भारत के महान्यायवादी जो कि एक संवैधानिक निकाय है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे, जिनका वरीयता क्रम में 11वां स्थान है। इनके बारे में क्या क्या अनुच्छेद हैं, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, इनको नियुक्त करने के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं, इनके अधिकार कर्तव्य, ये सारे इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। बात करें आर्टिकल 76, तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। भारत का महान्यायवादी यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, जो केंद्र सरकार को कानूनी सलाहकार देता है। यानी जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, केंद्र के या फिर देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। इन्हीं के पैरेलल में जो स्टेट यानी राज्यों के लिए महाधिवक्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है। राज्यों के लिए जैसे केंद्र में महान्यायवादी शब्द का प्रयोग किया जाता है, इन्हीं के पैरेलल में राज्यों के जो प्रमुख कानून अधिकारी होते हैं वो महाधिवक्ता होते हैं। बात करें इनकी नियुक्ति की, तो अनुच्छेद 76(1) के तहत इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनको नियुक्त करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसको देख लेते हैं। तो जो भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु योग्यताएं होती हैं, वही योग्यता जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के केस में होती है। यानी वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वह किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम करने का उसे 5 वर्षों का, कम से कम 5 वर्षों का अनुभव हो, अथवा किसी एक या अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत का अनुभव। यानी अगर वो जज के तौर पर या फिर न्यायाधीश के तौर पर कार्य करता है तो उसे एक या अधिक जो हाई कोर्ट है उसमें 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। अगर वह वकालत के लिए चुना जाता है या फिर वकालत का अनुभव रखता है तो उस कंडीशन में उसे एक या अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। नोट के रूप में लिखा गया है कि ऊपर जितनी शर्तें दी गई है, यानी कि वो हाई कोर्ट में जो जज हो या फिर वकालत किया हो, वो शर्तें नहीं है, उसके बिना भी राष्ट्रपति चाहे तो किसी को भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त कर सकता है। एक संवैधानिक बॉडी होने के साथ साथ राष्ट्रपति को इतनी पावर दी गई है कि अगर वह किसी व्यक्ति को चाहता है कि इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त करना है तो वह स्वतंत्र है, वह कर सकता है। इसमें डायरेक्टली राष्ट्रपति है, लेकिन इनडायरेक्टली इसका कार्य जो है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल इस संविधान में डिसाइड नहीं किया गया है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एवं राष्ट्रपति के प्रसाद पर, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहता है तभी तक ये पद पर बने रहते हैं, अन्यथा इनको पद से हटा दिया जाता है। बात करें इनके त्याग पत्र की, तो यह त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को ही देते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऐसी कंडीशन में अगर वो त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह राष्ट्रपति को ही देते हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटाया भी जा सकता है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ये जो है अपने पद को ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति इनको हटा भी सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी के कार्य क्या क्या है, तो उनके कार्य जो है सरकार के विधिक सलाहकारी के तौर पर कार्य करते हैं। दूसरा कार्य है कि न्यायालय में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो है ये उपस्थित होते हैं। न्यायालय में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होते हैं। हमने सुना कभी कभी ऐसे कि न्यायालय ने सरकार को क्या क्या कुछ बोला है या फिर न्यायालय ने सरकार को कुछ कहा है, तो ऐसे कंडीशन में प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ही फटकार लगाती है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि न्यायपालिका के द्वारा या फिर न्यायालय के द्वारा सरकार को फटकार लगाई जाती है, बल्कि वहां पर जो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होता है वो सरकार की तरफ से कौन रहता है, वो भारत के महान्यायवादी ही रहते हैं। नेक्स्ट कार्य इनका है कि विधि से संबंधित अन्य कार्य जिसे राष्ट्रपति सौंपता है। विधि से संबंधित अन्य कार्य जिसे राष्ट्रपति सौंपता है, ये सारे कार्य जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी के द्वारा किया जाता है। ये जो भारत के महान्यायवादी पद है ये नॉर्मली प्रेसिडेंट या फिर गवर्नमेंट का ही नौकर होता है। इसको कब हटना है, इसको कब रखना है, कब हटाना है, इसको कितने वेतन भत्ते देना है, ये सारे काम जो है प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है। इनडायरेक्टली इसे जो है राष्ट्रपति का नौकर भी कहा जा सकता है। नौकर मतलब ये सारी चीजें वो किसको अपॉइंट करेगा, कितने दिन के लिए करेगा और कितना वेतन भत्ते देगा, सारा कार्य जो है ये राष्ट्रपति के हाथों में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं,
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी के अधिकार क्या क्या हैं, तो उनके अधिकार क्या हैं उसको देख लेते हैं। किसी भी न्यायालय की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, संसद के दोनों सदनों में बोलने व भाग लेने का अधिकार है, संसद की संयुक्त बैठक में भी भाग लेने का अधिकार है, संसद के किसी समिति में भाग लेने यानी वो न्यायालय के किसी देश के अंदर जो भी न्यायालय की कार्यवाही है वहां भाग ले सकते हैं, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा व राज्यसभा में भाग ले सकते हैं, वहां फिर बोलने का भी अधिकार उनको दिया गया है। साथ ही में संयुक्त बैठक में भी वो भाग ले सकते हैं यानी ज्वाइंट सेशन में भी, और किसी भी समिति के रूप में सदस्य के रूप में या किसी भी समिति में सदस्य के रूप में भी भाग ले सकते हैं। नोट के फॉर्म में लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लिखा गया है कि संसद के सदस्य जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या भारत के महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते हैं या नहीं होते हैं, तो भारत के महान्यायवादी इस संसद के सदस्य नहीं होते हैं, केवल सरकार के विधिक सलाहकार होते हैं, यानी इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह सारी सुविधाएं दी जाती है लेकिन इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत के महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। इनसे कुछ इनके पोस्ट से रिलेटेड कुछ मर्यादाएं भी हैं, उसको देख लेते हैं। मर्यादा क्या क्या है? वो भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार की ओर से आए हुए किसी मामले में वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिना सरकार की अनुमति के, भले ही वह वकील के तौर पर कार्य करता है लेकिन बिना सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। वो मतलब किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव बिल्कुल कर सकता है लेकिन ऐसे कंडीशन में उसे सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है, सरकार की अनुमति जो है वो आवश्यक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि बिना सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता, यानी भारत का महान्यायवादी या किसी परिषद या कंपनी का निदेशक बन सकता है या इसके पद को ग्रहण कर सकता है लेकिन इसके लिए भी भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है। तो ये जो है कुछ मर्यादाएं हैं जो भारत के महान्यायवादी पद के साथ जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि नोट के फॉर्म में लिखी गई है, महान्यायवादी इस सरकार का पूर्णकालिक वकील होता है, पूर्णकालिक वकील नहीं होता, महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता है। बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो यह एक संवैधानिक पद है, यानी संविधान के अनुच्छेद 76 में इसके बारे में बताया गया है। महान्यायवादी की शक्तियों के बारे में, उनके अधिकार के बारे में, उनकी नियुक्ति के सारे प्रोसेस के बारे में संविधान में बताया गया है। वहीं बात करें सॉलिसिटर जनरल व फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, यह जो है एक असंवैधानिक पद है। सॉलिसिटर जनरल व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यह असंवैधानिक पद है, इनको केवल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता के लिए रखा जाता है। अब इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 इसमें महान्यायवादी के अधिकार के बारे में बताया गया। उनके अधिकार क्या है कि वह संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं और संसद के और किसी भी समितियों का सदस्य भी बन सकते हैं, लेकिन उनको मत देने का अधिकार जो संसद के सदस्यों की भांति महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो ये सारी बातें किस आर्टिकल में लिखी गई है? तो ये बातें आर्टिकल 88 में लिखी गई है। वही नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 105। इसमें महान्यायवादी की शक्तियां, विशेषाधिकार व प्रतिरक्षा आदि के बारे में प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।